इसी चित्र के माध्यम से जो है पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया है, इसका घनत्व कितना है, तापमान कितना है, और यहाँ पर जो है इसका दाब कितना है, और इसकी लंबाई, इसकी गहराई और इसकी रेखाओं का नाम। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक स्वयं महोदय नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा, जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा और मध्यवर्ती भाग को जो है मेंटल कहा, और जो निम्नवर्ती भाग को जो सबसे नीचे था इसे क्रोड कहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रस्ट है, जो मेंटल है, जो क्रोड है, यहाँ पर इसकी अगर हम लोग गहराई की बात कर लेते हैं तो गहराई की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ये हमारा क्रस्ट है, इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। इसी क्रस्ट को जो है कहा जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निम्न क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट इसे कहा जाता है ऊपरी क्रस्ट, और इसे कहा जाता है निम्न क्रस्ट, निचला क्रस्ट। फिर उसके बाद मेंटल जो है हमारा, ये तो हमारा मेन लाइन हो गया, और मेन लाइन के बाद देखेंगे दोस्तों हमारा मेंटल आ जाता है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे जो है कहा जाता है ऊपरी मेंटल, इसे ऊपरी मेंटल कहा जाता है, और इसे जो है निचला मेंटल कहा जाता है। और फिर उसके बाद क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये हमारा मेन लाइन हो गया जो मेंटल को और क्रोड को अलग करता है, और इसमें देखेंगे कि इसे बाह्य क्रोड कहा जाता है, इसे बाह्य क्रोड, और ये हमारा जो है इसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक क्रोड। तो दोस्तों ये तो हमारा जो है क्रस्ट को 3 भागों में बांटा गया, और क्रस्ट को 2 भागों में, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, मेंटल को 2 भागों में, ऊपरा मेंटल निचला मेंटल, और फिर जो है क्रोड को 2 भागों में, जो है बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड में बांटा गया। अब यहाँ पर इसकी हम गहराई की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये ऊपरी क्रस्ट है, इसकी जो गहराई पाया जाता है, ये टोटल मिला के ये जो है 0 से 33 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई पाई जाती है। मतलब भूपर्पटी का विस्तार, पृथ्वी के ऊपरी सतह जो पाया जाता है उसी को भूपर्पटी कहा जाता है, और वो ठोस भाग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 33 किलोमीटर तक, और फिर 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जो है यहाँ पर आपका ये निचला क्रस्ट पाया जाता है, निचला क्रस्ट। और 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल का विस्तार पाया जाता है। मेंटल का 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल का, और 2900 किलोमीटर से लेकर जो है देखेंगे हम लोग 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर की गहराई तक जो है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक क्रोड का विस्तार पाया जाता है। तो ये तो हमारा इसकी गहराई हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जैसे प्रश्न जो पूछा गया है कि जैसे ये हमारा मेंटल है, मेंटल को भी यहाँ पर कई परतों में बांटा गया है। मेंटल का कुछ पार्ट जो है ठोस भाग में है, कुछ पार्ट जो है लिक्विड फॉर्म में है, और कुछ भाग इसको किस नाम से जाना जाता है इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि एक परत यहाँ पर है जो 100 से 200 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र को जो है यहाँ पर प्लास्टिक दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तत्व पाए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इसी को प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहा जाता है। और 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में देखेंगे तो इसी को ठोस मंडल, इसी को 400 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र को देखेंगे तो इसके मध्य के क्षेत्र को ठोस मंडल कहा जाता है, ठोस मंडल। और फिर 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, कहां तक?
700 किलोमीटर तक। देखेंगे कि जो ऊपरी मेंटल का विस्तार पाया जाता है 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल का विस्तार, 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र को इसे मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमारा जो है इसको बांट दिए। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि जो ये हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट का निर्माण किन तत्वों से हुआ और किन चट्टानों से हुआ, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों क्रस्ट को देखेंगे, क्रस्ट है, क्रस्ट का निर्माण जो है दो तत्वों से मिलकर हुआ है, जिसे जो है सियाल कहा जाता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम तत्वों के मिश्रण से जो है क्रस्ट का निर्माण हुआ है, इसी को सियाल कहा जाता है, सियाल, Si+Al, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम के मिश्रण से ही क्रस्ट का निर्माण हुआ है। और अगर ये प्रश्न पूछ लेता है कि क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो दोस्तों अगर चट्टान की हम लोग बात कर लेते हैं, चट्टान जो बार बार पूछा गया है हाई लेवल में, तो टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से, ग्रेनाइट प्लस नीस चट्टानों से जो है इस क्रस्ट का निर्माण हुआ है, क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेंटल, मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, मेंटल, मेंटल इसी को प्रवार भी कहा जाता है, प्रवार भी कहा जाता है हिंदी में। दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है ये भी दो तत्वों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। इसमें देखेंगे इसी को सीमा कहा जाता है, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम, प्लस मैग्नीशियम, इन्हीं दोनों तत्वों के मिश्रण से जो है मेंटल का निर्माण जो है प्रवार का निर्माण हुआ है, इसी को सीमा कहा जाता है, सीमा, Si+Ma, Si से सिलिका हो गया, Ma से मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद देखेंगे कि आ जाता है हमारा क्रोड। हाँ, मेंटल में अगर पूछ लेता है कि मेंटल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो गैब्रो चट्टानों से और बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, गैब्रो प्लस बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से जो है मेंटल का निर्माण या प्रवार का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रोड पे, क्रोड का निर्माण। दोस्तों क्रोड का निर्माण दो तत्वों से मिलकर हुआ है, एक निकिल तत्व से और दूसरा जो है फेरस से, फेरस इसी को लोहा कहा जाता है, लोहा। तो इन्हीं को जो है दोस्तों कह सकते हैं निफे, निफे, Ni+Fe, तो Ni से निकिल हो गया, Fe से फेरस हो गया, मतलब क्रोड का जो निर्माण हुआ है निकिल और लोहे जैसे तत्वों के मिश्रण से हुआ है। अब देखिए क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ, सियाल से हुआ, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ। मेंटल का निर्माण किससे हुआ, यहाँ पर जो है सीमा से हुआ, सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों से हुआ। निफे का, और फिर यहाँ पर क्रोड का निर्माण कैसे हुआ, निफे से हुआ, ये जो है आपका निकिल और लोहा से हुआ। अगर प्रश्न पूछ लिया कि जो है मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, तो ये आपका जो है गैब्रो और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि क्रोड का निर्माण कैसे हुआ है, तो लोहा से हुआ है, ये ठोस रूप है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसकी ये हमारी लेंथ हो गई, गहराई हो गई, और ये परतों को कैसे बांटा गया है और इनका निर्माण जो है किन तत्वों और चट्टानों से हुआ है, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फिर देखेंगे हम लोग कि ये जो चट्टानें पाई जाती हैं या जो ये यहाँ पर इसका घनत्व देख लेते हैं, या घनत्व को पढ़ने से पहले जो है सीमा रेखा का निर्धारण देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जो है देखेंगे कि हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग अधिकांशतः देखते हैं, तो भैया आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि सारा चीज उसमें दिखता है कि कितने लोग सब्सक्राइबर, कितने लोग नॉट सब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे जो है हमको भी एक मोटिवेशनल मिलेगा कि यहाँ वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो है
और बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कि जो ये हमारा क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, इसी को एक सीमा अलग करती है जिसे कहा जाता है कोनार्ड, कोनार्ड असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। कोनार्ड असंबद्धता रेखा द्वारा जो है, इस रेखा के द्वारा क्या होता है कि ऊपरी क्रस्ट को निचला क्रस्ट को अलग करता है। कौन अलग करता है? कोनार्ड असंबद्धता रेखा ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करता है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा ये वाला, यहां पर इस रेखा को मुंह सेबिक रेखा कहा जाता है, मुंह सेबिक रेखा, मुंह सेबिक असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। तो दोस्तों ये जो रेखा होती है, ये असंबद्धता रेखा को आप देखेंगे, ये जो ये निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करती है ये रेखा। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है रेपीती, रेपीती, रेपीती असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। तो दोस्तों इस रेखा को देखेंगे कि ये जो असंबद्धता रेखा है रेपीती, ये ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से क्या करता है? अलग करता है। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से कौन अलग करता है? रेपीती असंबद्धता रेखा अलग करता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से कौन अलग करता है? इसी को कहा जाता है गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। जो गुटेन वर्ग असंबद्धता रेखा है, ये निचले मेंटल को जो है ऊपरी क्रोड से क्या करता है कि इसे जो है अलग करता है। उसके बाद आ जाता है ऐसी कौन सी रेखा है जो ऊपरी क्रोड को बाह्य क्रोड से अलग करता है? तो इस रेखा का नाम है लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता रेखा, असंबद्धता रेखा। तो ये लेहमैन असंबद्धता रेखा देखेंगे कि बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है। तो यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन मारिए कि यहाँ पर जो है ऊपरी क्रोड को, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से कौन अलग करता है? कोनार्ड रेखा। और फिर जो निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से कौन अलग करता है? मोसेबिक रेखा। और फिर जो है रेपेती को आ जाएंगे, तो ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से कौन अलग करता है? रेपेती असंबद्धता रेखा। फिर जो है निचले मेंटल को ऊपरी क्रोड से कौन अलग करता है? गुटेन वर्ग। और ऊपरी क्रोड को मतलब बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से कौन अलग करता है? आपका ये लेहमैन। तो दोस्तों ये तो हमारा जो है, ये जो पूछा गया है बार बार परीक्षाओं में। अब इसके बाद आ जाता है हमारा घनत्व। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है घनत्व, एक चीज बता दें आप लोग को कि जैसे पृथ्वी के सतह से अगर हम लोग पृथ्वी के नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर जो है इसके घनत्व में वृद्धि होती है। देखेंगे कि इसके घनत्व में जो है, देखेंगे जो ये ऊपरी क्रस्ट है, तो ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व पाया जाता है वो यहाँ पर जो है 2.9 घन सेंटीमीटर पाया जाता है। निचले मेंटल में देखेंगे तो ये जो है 3.2 घन सेंटीमीटर निचले मेंटल में घनत्व पाया जाता है। ऊपरी में, निचले क्रस्ट में पाया जाता है। और ऊपरी मेंटल में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4.3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपरी मेंटल में घनत्व पाया जाता है। निचले मेंटल में आएंगे तो 5.5 घन सेंटीमीटर का घनत्व ये निचले मेंटल में पाया जाता है। हाँ, प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी के अगर हम औसत घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो पाया जाता है 5.5 घन सेंटीमीटर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाह्य क्रोड में। तो बाह्य क्रोड का देखेंगे तो ये जो है 10.2 से स्टार्ट होता है, या 10 ग्राम या 10 घन सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और 13.3 घन सेंटीमीटर पर जाकर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो क्या है, घनत्व तो कम है। यहाँ पर देखेंगे 13.3 है। तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है ये लोहा और किससे बना है, निकिल से। सबसे ठोस अगर भाग है तो ये हमारा निकिल और लोहे का बना हुआ आंतरिक क्रोड है। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे कि हमारा बाह्य क्रोड आ जाता है, जिसका घनत्व जितना अधिक होगा वह उतना ही ठोस होगा, और जिसका घनत्व जितना कम होगा वो उतना ही जो है क्या होगा कि तरल होगा या लिक्विड होगा या नॉर्मल होगा। तो ये तो हमारा जो है घनत्व हो गया, सीमा रेखा हो गया, और किन तत्वों से और किन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है हमने उसको बता दिया। सियाल हो गया, सीमा हो गया और निफे हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और दोस्तों एक चीज आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अभी तक 2 से 3 किलोमीटर की गहराई तक ही केवल अभी तक मानव प्रवेश कर पाया है। लेकिन अगर हम लोग यही बात कर लेते हैं कि ड्रिल मशीन के द्वारा कितनी गहराई तक छिद्र किया जा चुका है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 20 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल मशीन के द्वारा जो है गहराई में छिद्र किया जा चुका है। सबसे ज्यादा देखेंगे तो हमारा साइबेरिया में बर्कोयांश। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे पृथ्वी के सतह से हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो है 32, अगर हम 32 मीटर की गहराई पर नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वृद्धि होती है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है अगर हम 32 मीटर जो है नीचे आते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के संदर्भ में जो है यहाँ पर मानव के द्वारा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि सारे के सारे जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो सारे प्रमाण अप्रत्यक्ष हैं। उन अप्रत्यक्ष में देखेंगे चाहे यहाँ का ताप हो गया, चाहे दाब हो गया, चाहे घनत्व हो गया, चाहे लेंथ हो गया, चाहे ज्वालामुखी हो गया, चाहे चट्टाने हो गए, चाहे भूकंप हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका जो है तरंगों की बात करते हैं, पी तरंग हो गया, यस तरंग हो गया, यल तरंग हो गया, तो यहाँ पर ज्यादातर उन तरंगों के माध्यम से जो पता लगाया गया है वो सारी चीजें, जैसे पी तरंग है, यस तरंग है, यल तरंग है। तो पी और यस यल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पी और यस तरंगों में, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि पी तरंग को क्या है, पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है, और प्राथमिक तरंग के साथ साथ जो है पी तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। पी तरंग की गति बहुत ज्यादा होती है, और जो पी तरंग होता है, प्राथमिक तरंग होता है, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गुजर सकता है। ठीक है, तीनों माध्यम में गुजर सकता है, मतलब क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में जो है आपकी जो प्राथमिक तरंग है वो गुजर सकती है, इसकी वेग भी सबसे ज्यादा होती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग जो होती है ये, इसे जो है क्या कहेंगे, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, और यह जो प्रकाश तरंग की भांति होती है। प्राथमिक तरंग जो होता है ये जो है लेक्टिट्यूड मतलब लंबवत मतलब ध्वनि तरंग के समान होता है, कौन, प्राथमिक तरंग। लेकिन सेकेंडरी वेग को अगर हम लोग देखेंगे तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, और ये जो है प्रकाश तरंग के भांति होती है। और जो सेकेंडरी वेव होता है इसकी गति प्राथमिक वेग की अपेक्षा कम होती है, और जो सेकेंडरी वेग होता है ये केवल ठोस और तरल जैसे में गुजर सकता है। यल तरंग को देखेंगे, यल तरंग को ही दोस्तों यहाँ पर जो है लव तरंग या सबसे विनाशकारी तरंग कहा जाता है, और इसे सरफेस तरंग भी कहा जाता है या धरातलीय तरंग कहा जाता है, और ये जो है केवल धरातल पर ही संचरण करती है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका यल तरंग है इसकी गति ये दोनों तरंगों की तुलना में, प्राथमिक और सेकेंडरी वेग की तुलना में कम होती है। तो ये वेग है, ये जो है आप लोग का भूकंप जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों सारा चीज जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को बहुत ढेर सारा जो है इसे शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति के पास जो है ये सुगमता से पहुंच सके। धन्यवाद।